अच्छा बेटा, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि किसी भी चीज को हम जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसकी बेसिक्स से हम जाते हैं। अब अगर हमने सिटी स्कैन पढ़ना है तो हमने उसकी बेसिक्स पे जाना है। बेसिक्स के स्टार्ट हम क्या करेंगे कि हमने पहले उसको फिजिक्स के लिहाज से देखेंगे कि वो बनी कैसे है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसकी जो फिजिक्स है प्रॉपर, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है। ये चीजें आपको जब क्लियर हो जाएंगी फिर हम उसकी क्लिनिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर क्लिनिकल में आपने नॉर्मल और नॉर्मल दोनों एनाटॉमीज पढ़नी मिलेगी। ठीक है, कि आपके पास नॉर्मल एनाटॉमी किस तरह की पेयर होती है, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए वो आपको कैसी नजर आएगी। अब एबनॉर्मेलिटी किस टाइप की है, कोई ट्यूमर है, कोई मैस है, कोई कैंसर सेल्स है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, ठीक है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, डिफरेंट हो सकती है। तो वो आपको किस तरह की नजर आएंगी वो फिर हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू ले लें तो हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि सीटी स्कैन असल में क्या चीज है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका क्या मतलब हो, टोमो का क्या मतलब होता है कि हमने उसके कट सेक्शंस लेने हैं या उसके हमने स्लाइसेस करने हैं। अगर आप एक ब्रेड की एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं एक ब्रेड है आपके पास, ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्लाइसेस में कट किए। जब आप उसको स्लाइसेस में कट करेंगे तो आपके पास सामने एक स्लाइस आ जाएगी। तो ये जो एक स्लाइस है इसको आप एग्जांपल ले लें, ये एक बॉडी का स्लाइस है जो हमने बॉडी के अंदर से कट करके ले लिया। तो यहाँ से हमने एक स्लाइस जो है वो जब हमारे सामने आ जाएगा तो हम ये कहते हैं कि ये एक 3D स्ट्रक्चर का 2D व्यू हमारे सामने आ गया। कंप्यूटेड टोमोग्राफी के हमने उसको कंप्यूटर बेस्ड स्लाइसेस में कट किए। ठीक है, तो हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसका जब व्यू आपके पास आएगा तो वो 2D व्यू होगा क्योंकि हम उसको फ्रंट से देख सकते हैं। जैसे आपकी अपनी आप एक सेल्फी लेते हैं, एक पिक्चर लेते हैं तो वो क्या होता है, 2D पिक्चर होती है। ठीक है, ये भी जस्ट वैसे ही होगी लेकिन हम इसकी 3D 4D बना सकते हैं। वो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी वजह से हम इनको 2D या 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, हमने इसको यूज कब करना स्टार्ट किया। फिर हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे कि सिटी स्कैन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इमेजिंग प्लेन्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स है इसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन आ जाएगी या आप ये कह लें एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी को जनरली हम कहते हैं कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, CAT भी हम इसको कह सकते हैं, कैट स्कैन भी इसको कह सकते हैं, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, क्योंकि हमने इसमें जो बेसिक व्यू लेना है या बेसिक प्लेन लेनी है वो हमारी एक्सियल होगी, जिसको हम ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने जब सीटी स्कैन करना है आप ये नहीं कर सकते कि आप बॉडी का सेक्शनल व्यू ले लें या कॉर्नल व्यू ले लें, ऐसा कभी नहीं होगा। बेसिक व्यू जो आपके पास आएगा वो एक्सियल होगा हमेशा, फिर उसकी हम रिकंस्ट्रक्शन करके उसको कॉर्नल या फिर सेक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कॉर्नल भी ले सकते हैं, आप उसका सेक्शनल भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे। जो बेसिक व्यू आएगा वो आपके पास हमेशा एक्सियल होगा, जिसको हम ट्रांसफर किया, हम कहते हैं ये CAT, जिसको बाद में उन्होंने केस खत्म कर दिया क्योंकि हमें पता है एक डेफिनेट चीज है कि एक्सियल व्यू ही होगा, तो इसलिए हमने इसको बाद में सीटी का नाम दे दिया। ठीक है, तो हम इसलिए इसको कैट स्कैन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि सीटी स्कैन है या फिर बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी, कि बॉडी के सेक्शंस हम ले रहे हैं। ठीक है, कि हमने बॉडी को क्या किया, डिफरेंट सेक्शंस में कट किया। अब वो कट हमने कैसे करना है, उसकी डिफरेंट आपके पास थिकनेस होती है, वो आप पे डिपेंड करता है या फिर ऑर्गन पे डिपेंड करता है या फिर उसकी पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया का स्कैन करना है, उसकी आपने किस तरह की इमेजेस लेनी है, वहां पे किस तरह की पैथोलॉजी। आप पैथोलॉजी का आपको आइडिया कैसे होगा, डेफिनेटली आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री भी एक चीज होती है, पेशेंट के जो प्रीवियस स्कैन जो है वो भी एक चीज है, उसको भी हमने देखना है कि आपके पास पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ आया, चेस्ट की कंप्लेंट्स के साथ आया, पीएनएस की कंप्लेंट्स के साथ आया। अब एब्डोमेन है पेशेंट का या पीएनएस है तो डेफिनेटली दोनों का रीजन जो एरिया है इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। तो आप एक जगह पे 10 mm के स्लाइसेस ले रहे हैं तो दूसरी जगह पे भी 10 mm के स्लाइसेस नहीं ले सकते क्योंकि वो एरिया छोटा है, वहां पे पैथोलॉजी का साइज भी छोटा होगा। या आपने आई
का स्कैन करना है, तो वहां पे अगर आप देखें या एब्डोमेन को आप कंपेयर करें तो दोनों जगह आप सेम स्लाइसेस नहीं ले सकते, सेम प्रोटोकॉल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने एरिया देखना है, उसके पीछे जो कंप्लेन्स आ रही है या हिस्ट्री आ रही है वो आप देखेंगे कि पेशेंट को क्या मसला है, किस तरह की कंप्लेन्स है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, आपने कौन सा प्रोटोकॉल देखना। ठीक है, आपने प्लेन स्कैन करना है या आपने कंट्रास्ट करना है, या अगर कंट्रास्ट करना है तो उसमें आपने कौन कौन से फेजेस लेने हैं। सिर्फ आपने प्लेन स्कैन कर दिया और कंट्रास्ट कर दिया, ये दो फेज हो गए सिंपल। आपने प्लेन स्कैन किया, कंट्रास्ट लिया, उसके बाद आर्टीरियल लिया, लेट आर्टीरियल ले रहे हैं या वेनस ले रहे हैं या डिलेड फेज ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप किस रीजन का स्कैन कर रहे हैं और पेशेंट को कंप्लेन कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इसको सिंपल वर्ड के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो टोमो स्लाइस ग्राफिक जो होता है या ग्राफी जो होता है उसका ये मतलब है कि आपने उसको राइट करना है, डेफिनेटली आप बॉडी को एक जगह पे लिख रहे हैं इन अदर वर्ड्स, या उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको डेफिनेशन के लिहाज से कह सकते हैं इमेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं इनटू स्लाइसेस, तो ये आपके पास एक सिंपल डेफिनेशन बन जाती है किसकी, सीटी स्कैन की। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हम कहते हैं कि ये डिस्कवर कब हुई या हमने यूज कब करना स्टार्ट। अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम एक्सरेज पे जाएंगे, क्योंकि सीटी स्कैन में हमारे पास एक्सरे मशीन यूज होती है, और ये एक्सरे मशीन जो है वो वही वाली एक्सरे मशीन है जो आप फ्लोरो में पढ़ेंगे, जो आप सिंपल जनरल रेडियोग्राफी में पढ़ चुके हैं, पढ़ी है ना। जनरल रेडियोलॉजी आपने पढ़ी है, पोजिशनिंग पढ़ी है, उसमें आपने एक्सरे ट्यूब भी पढ़ी होगी। ठीक है, आरएसटी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें भी आपने एक्सरे ट्यूब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, फिनोमिना पढ़ा है, उसमें जो सारे प्रोसेस होते हैं वो सारा, ये वही वाली एक्सरे ट्यूब हमने यहाँ पे यूज करनी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके पास एक्सरे मशीन कौन सी है, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इंटेंसिटी या क्वालिटी की रेडिएशन रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड करेगा आपके केवीपी और एमएस के ऊपर। एक एक्सरे मशीन है जो 100 केवीपी या एमएस की है, एक 200 की है, एक 150 की है, एक 500 की है। ठीक है, तो इवन जो आपके पास जनरल रेडियोलॉजी होती है उसमें भी एक्सरे मशीन का साइजेस डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे एक्सरे मशीन जो है वो आपके पास हाई क्वालिटी और इंटेंसिटी की होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर केवीपी और एमएस ज्यादा रखना है तो उसकी पीछे जो बैकग्राउंड है या उसकी स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर मुझे पता है कि क्लास के एंड तक आवाज जानी चाहिए तो मैं उतनी ही इंटेंसिटी से बोलूंगी, उतनी इंटेंसिटी से बोलने के लिए उतनी इंटेंसिटी मेरे पास होनी भी चाहिए। अब मुझे पता है यहाँ पे मैंने घंटा बोलना है, तो डेफिनेटली मैं ऑफिस से निकलने से पहले पानी पी के आई हूँ, प्यास तो लगेगी, और ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग आप क्लास आपको पानी पीना पड़ जाए। तो ये है रिक्वायरमेंट कि आपने अगर एक चीज को अचीव करना है, ठीक है, तो आपको उसके पीछे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसके लिए जो मोस्ट कॉमन नेम आता है वो कौन सा है, हॉर्न्सफील्ड। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो हॉर्न्सफील्ड का नाम आता है, ये नहीं आता। उसने क्या किया था, उसने ये जो चैलेंज, आप कॉमन क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि भाई हमने एक्सरे कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, आप सिटी पे क्यों गए हैं, इसकी रीजन क्या थी पीछे, क्या रीजन हो सकती है। ये जो मैं आपसे क्लास में क्वेश्चन करती हूँ ये थोड़ा सा इनिशिएटिंग होता है कि आप सोचें इस चीज को, मैंने तो डेफिनेटली बता ही देना आपको। अब एक्सरे के बाद अगर हम सीटी पे गए, मैंने आपको कहा कि हमने स्लाइसेस लिए, अब एक्सरे में क्या होता था, ये पूरी बॉडी आपको नजर आ रही है, अब एक स्ट्रक्चर दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स को उठा के देख सकते हैं एक्सरे में, नहीं। सीटी में हम ये काम कर सकते हैं। ये जो सुपर इम्पोजिशन का वर्ड है इसको खत्म करने के लिए हमने सीटी स्कैन इजाद किया, हमने नहीं किया, जिसने भी किया हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये
बनाया किसने था या डिजाइन किसने किया था, वो है हॉर्नफील्ड। इसलिए HU का जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटी के लिहाज से। हॉर्नफील्ड, HOUNSFIELD, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, डिजाइन किया सीटी स्कैन को, इस चीज को सोच के अब उसके जहन में ये बात आई तो उसने आगे काम किया इसके ऊपर कि ये जो सुपर इम्पोजिशन हो रही है, स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और हमें नीचे से स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, तो हम कोई ऐसी चीज बनाए कि हम इस स्ट्रक्चर को सामने करके देख सकें। ठीक है, अब दो स्लाइसेस एक दूसरे के ऊपर है, अब ये हमें यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कि उसका एक साइड एक व्यू आपके पास आ रहा है, दूसरा व्यू नहीं आ रहा है, तो फिर हमने इसको यहाँ से उठाया, इधर रखा। ठीक है, कि इस स्लाइस का हमने जब व्यू लिया तो फिर हमें वो स्ट्रक्चर अंदर से नजर आया। ठीक है, ये चीज देखने के लिए हमने सीटी स्कैन। अब पहले जो हमारे पास सीटी स्कैन था, सबसे पहले आप ये कह लें कि वो बिल्कुल सिंपल था, सिंगल स्लाइस सीटी स्कैन था, कन्वेंशनल, जिसको हम सीटी स्कैन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आगे वो उसमें चेंजेस आती है। डेफिनेटली आप क्या करते हैं, आपने जब अपना अगर सोचें, आपने एक मोबाइल फोन लिया, अगर आपने FSC लेवल पे या मैट्रिक पे ले लिया था, तो आपको सबसे पहला मोबाइल फोन कौन सा मिला था? बटन्स वाला, अगर आप बटन्स के दौर में थे तो। ठीक है, तो आपके पास अभी अगर आप लेटेस्ट वाला अपने पास देखें तो आपने कितने उसके लेवल पे गए हैं। जब आपको बटन्स वाला मिला होगा तब वो भी बहुत था आपके लिए, है ना, और वो नई चीज थी एक। लेकिन अभी आपको कोई कहे कि इसको छोड़ के वो ले लो, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ उसमें इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतनी चेंजेस हो चुकी है कि हमें उसकी ऐसे लगता है कि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तब जब स्टार्ट में सीटी स्कैन बना था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो एक नई चीज आई थी, उससे पहले कुछ नहीं था। उसका जो रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा था, एफिशिएंट था। लेकिन टाइम के साथ जब उसमें चेंजेस आना शुरू हुई, उसमें और नई एडवांसमेंट हुई, तो अब अगर हमें वो वाला सीटी स्कैन दोबारा से करना पड़े तो हम कहेंगे इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और ये तो घंटा लगा रहा है, अभी तो हम सेकंड्स में काम कर लेते हैं। अगर घंटा लग रहा है तो पेशेंट को रेडिएशन डोज कितनी मिल रही होगी, पीछे जो इतनी लंबी लिस्ट है मैं उसको पूरे दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा, फिर ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेन इसके कंपोनेंट्स। कि सीटी स्कैन मशीन है तो उसके कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इट्स मीन कि उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हार्डवेयर में सबसे पहले हमारे पास एक गैंट्री आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पेशेंट काउच आ जाता है, जिसको हम पेशेंट टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक थर्ड जो चीज है वो है ऑपरेटिंग कंसोल। अब ये तो है मेन वो चीजें जो आपको सामने नजर आ रही है, जब भी आप सीटी स्कैन रूम में जाएंगे आपको ये चीजें सामने नजर आएंगी। आपको गैंट्री नजर आएगी, पेशेंट का टेबल नजर आएगा, और एक ऑपरेटिंग कंसोल आपको नजर आएगा, जो कि एक सेपरेट रूम में पड़ा होता है। दरमियान में एक विंडो होती है जहाँ पे मिरर होता है, और वो लेड मिरर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, तो जो पर्सन सीटी स्कैन कर रहा है या उसको ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटिंग रूम से बैठ के या कंसोल रूम से बैठ के उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, गैंट्री रूम में या मशीन वाले रूम में आप बैठ के वर्किंग नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पे सिर्फ पेशेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है पावर इंजेक्टर। अब पावर इंजेक्टर किस लिए रिक्वायर्ड होता है कि जब आपने पेशेंट को कंट्रास्ट स्टडी करनी है तो हमें पेशेंट को कंट्रास्ट लगाना पड़ेगा, तो हम वहां पे इंजेक्टर यूज करते हैं। पावर इंजेक्टर मींस के वो इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है, आप उसको क्या करते हैं, उसका एक आपके पास मॉनिटर आ जाता है, या आप ये कह लें कि आपके पास डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें आप सारी सेटिंग कर देते हैं कि कितना आपने पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, कितनी स्पीड से देना है, कितने टाइम में देना है। उसके बाद आप जस्ट उसका बटन प्रेस करेंगे और वो अपने रिक्वायर्ड जो भी आपकी सेटिंग होंगी उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट को इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अब गेंट्री के अंदर दो चीजें होती हैं जो मेन आप, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो मेन दो चीजें हैं वो कौन कौन सी है, एक एक्सरे ट्यूब और दूसरा डिटेक्टर्स। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। डेफिनेटली ऑपोजिट इस तरह से होंगे कि दरमियान में क्या होगा, पेशेंट टेबल।
ठीक है, जिसके ऊपर लेइंग पोजीशन में पेशेंट होगा, उसके ऊपर एक्सरे ट्यूब है तो नीचे डिटेक्टर्स है, ठीक है, अगर नीचे एक्सरे ट्यूब है तो ऊपर डिटेक्टर्स है। अब ये जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स हैं ये अराउंड द बॉडी जो है वो रोटेट करते हैं। अभी हम सिंपल यही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जनरेशंस पे जाएंगे फिर हम देखते हैं कि कौन सी चीज रोटेट कर रही है, कौन सी चीज स्टेशनरी है, या फिर दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे मॉडिफिकेशन। अभी हम सिंपल ये कहते हैं कि एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जब अराउंड द बॉडी जब वो रोटेट कर रहे हैं और बॉडी का एक अगर स्लाइस है तो उसको 360 डिग्री पे स्कैन करते हैं कि रेडिएशन जो है वो उस स्लाइस में से 360 डिग्री के एंगल पे पास होंगी और 360 डिग्री के एंगल से ही क्या होंगी, डिटेक्ट होंगी। फिर उसका एक स्लाइस हमारे पास अपीयर होगा, उसके बाद वो अगले स्लाइस पे जाएगी। समझ आइए कि एक स्लाइस पूरा लेने के लिए एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जो है वो अराउंड द बॉडी पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर वो अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप पे अब एक्सरे ट्यूब या डिटेक्टर ने नहीं जाना, पेशेंट काउच या टेबल जो है वो मूव करता है। अब वो मूव कितना करेगा ये डिपेंड करेगा कि हम कितने एमएम के स्लाइसेस ले रहे हैं। हमने प्रोटोकॉल में क्या लगाया है, हम 5 mm का स्लाइस ले रहे हैं तो वो 5 mm का स्टेप लेगा, अगर हम 10 mm का स्लाइस ले रहे हैं तो वो 10 mm का स्टेप लेगा। समझ आइए इस बात की। अगर हमने और छोटे स्लाइसेस ले रहे हैं, 2 mm का स्लाइसेस ले रहे हैं, तो उसके लिहाज से ही पेशेंट टेबल की मूवमेंट होगी। गैंट्री ने अपनी जगह पे रहना, एक्सरे ट्यूब ने अपनी जगह पे रहना, उसने जस्ट उस जगह पे रोटेट करना है जिस जगह पे आके टेबल जो है वो स्टॉप हो जाए। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास होता है एक बैकअप सिस्टम जिसमें आप कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हुई है, उसके बाद उसने क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसको, कंप्यूटर को, और वहां पे फिर इसकी सारी जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो आप कह ले प्रोग्रामिंग होती है, और हमारे पास एक इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर बेसिक इसके प्रिंसिपल की बात करें, वैसे अभी तक मैंने काफी इसके बारे में आपको बता दिया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि सिटी का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे बेस कर रहा है। हम ये कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इनटू मल्टीपल प्लेन्स। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, बॉडी का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है कि उस चीज को गिरा के या उसी चीज के ऊपर या उसके अंदर और चीजें बनाना। एक कंस्ट्रक्शन हुई है, एक कंस्ट्रक्शन वो कौन सी है, वो पहला एक्सियल स्लाइस, ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्शंस पे या प्लेन्स में हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब वो मल्टीपल प्लेन्स कौन सी हैं, जैसे हम कहते हैं कि सिटी की बेसिक प्लेन्स कौन सी है, एक एक्सियल है, कॉर्नल है, सैजिटल है। अब हमने एक्सियल से कॉर्नल बनाने हैं या एक्सियल से हमने सैजिटल बनाने हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं, इसी को हम बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, समझ आइए। अब इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, सुपर इम्पोजिशन को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हमने ये सारा काम किया था। सिटी आई ही इस वजह से है कि ये जो पार्ट्स जो हैं वो सुपर इम्पोज हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो हमारे पास जो है वो इस तरह से अपीयर हो रहे हैं, उसको हम खत्म करके उस पार्ट को अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सुपर इम्पोजिशन को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर का 2D व्यू तो आता है, लेकिन हम 3D व्यू भी ले सकते हैं। तो इट्स मीन कि 3D स्ट्रक्चर का 2D और 3D दोनों आ सकते हैं हमारे पास, कि हम 3D से 2D और 3D दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक में नहीं आता, बेसिक आपके पास एक्सियल ही हमेशा आएगा। उसकी जब हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तब हमारे पास वो 3D में या फिर सेक्शुअल में या कॉर्नल में अपीयर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है इनसाइड द बॉडी, जो कि हमें एक्सरे में नहीं मिल रही थी, या फ्लोरो में हम डेफिनेटली, फ्लोरो भी जो लिमिटेड है वो कुछ एरियाज तक लिमिटेड है, कुछ प्रोसीजर्स तक लिमिटेड है। ठीक है,
इसके अलावा हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं या टिश्यूज हैं उनकी डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर कितना डेंस है, कितना हार्ड है, वो डिपेंड करेगा उसकी कंपोजिशन कैसी है। बोन की अगर हम एग्जांपल लें, डेंस मटेरियल है। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें या फ्लूइड की एग्जांपल लें, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा लेस डेंस है। अगर हम मसल्स की एग्जांपल लें तो वो दोनों के दरमियान में तकरीबन आ जाएगा। अगर हम एयर की एग्जांपल लें तो वो तो बिल्कुल ही लेस डेंस होता है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं या डिफरेंट टिश्यूज आ जाते हैं या डिफरेंट कंपोजिशंस आ जाती हैं। इनके दरमियान में जो डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है वो अगर 1% भी है तो उसको सीटी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। समझ आइए इस बात की कि एक स्ट्रक्चर, अब मसल दो तरह के हो सकते हैं। एक जो है वो थोड़ा सा हाई डेंस है, एक बिल्कुल लो डेंस है। उन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, वो सीटी कर सकते हैं। अब लीवर है, सॉफ्ट टिश्यू मटेरियल है, उसके साथ पैंक्रियास पड़ा है, वो भी सॉफ्ट टिश्यू मटेरियल है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस है, तो इट्स मीन कि उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी। वो ब्लैक नजर आ रहा है, वो ग्रे नजर आ रहा है, वो व्हाइट नजर आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उनकी डेंसिटी कैसी है। हाई डेंसिटी मटेरियल है तो वो हमें व्हाइट नजर आएगा, लो डेंसिटी मटेरियल है तो वो हमें ब्लैक नजर आएगा, मिडिल डेंसिटी है तो वो हमें ग्रे नजर आएगा। लेकिन ये तीन शेड्स नहीं है, ग्रे के बहुत ज्यादा शेड्स हैं जो दरमियान में लाई करते हैं। उन दरमियान में लाई करने वाले शेड्स को आपस में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है इसकी वर्किंग पे। समझ आइए इस बात की। इसलिए हम कहते हैं डिस्टिंग्विश द टिश्यूज दैट आर डिफरिंग फिजिकल डेंसिटी बाय 1%। अगर उनके दरमियान में 1% का भी डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। समझ आइए। उसके अलावा स्कैन टाइम इसका बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से क्यूब स्कैन हम कर सकते हैं कि आप फुल बॉडी, इवन अगर आपने सिटी स्कैन भी करना है तो विद इन वो आप ये कह लें मिनट्स में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो ये है कि इजीली अवेलेबल है और चीप प्रोसीजर है। कि अगर पेशेंट एक नॉर्मल कम्युनिटी का भी एक पर्सन है तो उसका अगर सिटी स्कैन करवाना है तो उसको अफोर्ड कर सकता है। और जो आप ये कह लें कि अगर हम पाकिस्तान में ही बात करें तो जो छोटे एरियाज हैं, बड़े सिटीज में तो डेफिनेटली अवेलेबल, इवन छोटे जो एरियाज हैं, जो छोटे सिटीज हैं वहां पे भी अवेलेबल है। अगर ज्यादा नहीं तो 2-4 सेंटर्स तो जरूर ऐसे होंगे जहां पे सिटी स्कैन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और कम प्राइस में। अगर हम एमआरआई से इसको कंपेयर करें या आप न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन वगैरह से प्रिपेयर करें या एंजियोग्राफी इवन करें तो वो आपके लिए इसके लिहाज से जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, अटेनुएशन क्या होती है? अब डेंसिटी के साथ अटेनुएशन दोनों कोरिलेट करते हैं ना, कैसे? अब जितना डेंस मटेरियल होगा उसकी अटेनुएशन उतनी ज्यादा होगी। इट्स मीन का अटेनुएशन क्या है कि एक टिश्यूज ने या एक स्ट्रक्चर ने जो एक्सरेज उसमें से पास हुई थी उसमें से कितनी अमाउंट जो अब्सॉर्ब कर लिया और कितनी जो उसमें से पास हो गई है, ये अटेनुएशन है। अब अगर हम बोन के एग्जांपल लें तो वो हमें व्हाइट नजर आती है, उसकी अटेनुएशन कैसी होती है? हाई अटेनुएशन होती है। अगर हम उसके लिहाज से एयर के एग्जांपल लें तो उसकी लेस डेंस है तो लो अटेनुएशन है, क्योंकि उसकी ज्यादातर रेज जो है वो पास हो गई है, बहुत कम जो है वो उसमें अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अटेनुएशन के लिहाज से कोरिलेट कर सकते हैं डेंसिटी को, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाई डेंसिटी मटेरियल होगा वो हमें सीटी में व्हाइट नजर आएगा, लो डेंसिटी मटेरियल जो है वो हमें ब्लैक या फिर डार्क नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी है इसको आपने अटेनुएशन से कोरिलेट करना है कि उसकी अटेनुएशन हाई होगी या लो होगी, ठीक है। अब ये जो अटेनुएशन की हमने बात की है इसको हम मेजर करते हैं इसमें हाउसफील्ड यूनिट में, HU में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सीटी नंबर होता है या सीटी डेंसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं HU।
सीटी नंबर क्या है? सीटी डेंसिटी, कितना डेंस मटेरियल है, कितना डेंस टिश्यू है, ठीक है, उसकी कितनी डेंसिटी है तो कितना सीटी नंबर होगा, उसकी किस तरह की टेनुएशन है उसके लिहाज से उसका सीटी नंबर होगा। अब अगर हम एयर की बात करें तो उसका क्या होगा? सीटी नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, ठीक है। तो हम एक स्केल बनाते हैं, हम स्केल इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है या रेंज आ जाती है, हम कहते हैं कि दरमियान में हमारे पास जीरो वैल्यू है, कि आपके पास स्केल में दरमियान में जीरो वैल्यू है, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज है, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है। अब जो नेगेटिव वैल्यूज है वो डेफिनेटली लेस होती हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यूज, और नेगेटिव में आप जितना बड़े वैल्यू की तरफ जाएंगे वो उतनी ही लेस होगी, ठीक है। तो अब अगर हम सबसे लेस वैल्यू की बात करें कि जिसका सबसे कम सीटी नंबर है तो वो एयर है। बॉडी के लिहाज से हम बात करें कि बॉडी के अंदर जो भी आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं या टिश्यूज हैं उसमें से सबसे लेस सीटी नंबर या सीटी डेंसिटी जो होगी वो एयर की होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास माइनस में जो है वो एयर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी या सीटी नंबर जो है वो -1000 होगा। एयर का -1000, जो जीरो है ये वाटर, ठीक है, जीरो आ गया वाटर, और हाई डेंस जो मटेरियल है वो आपके पास आता है बोन। तो जब हम रेंज बना रहे हैं, स्केल बना रहे हैं, तो हम -1000 ले रहे हैं तो उधर भी हम +1000 लेते हैं, लेकिन जो बोन की सीटी नंबर या डेंसिटी आप ये कह लें कि वो वेरी करती है, वो 500 भी हो सकती है, ये एवरेज आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, और वो 1000 से अब भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा सीटी स्कैन है जिसमें कोई फॉरेन बॉडी थी या उसमें कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट था, तो डेफिनेटली उसकी जो डेंसिटी है या सीटी नंबर है वो बोन से ज्यादा होगा, तो वो 1000 से ऊपर आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास आ गया, एक स्केल बन गया जो हमने नॉर्मल लिया है कि हमारे पास -1000 से +1000 तक वैल्यूज हैं, ठीक है, और इसके दरमियान में बहुत सारे टिश्यूज हैं या बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो किस तरह से लाया करेंगे कि उनका सीटी नंबर क्या है। अब वो फैट भी है, मसल्स भी हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, ठीक है। अब मसल्स की अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट उनकी डेंसिटी होगी। अगर फ्लूइड है, जैसे सीएसएफ की अगर हम बात करें, ठीक है, एयर की बात करें, लंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब स्टर्नम की अगर हम बात करें तो जो स्टर्नम की बोन है या लोअर लिम्ब की अपर लिम्ब की बोन है, दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आप क्लेविकल ले लें, ठीक है, और अपर लिम्ब की एक बोन ले लें, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर बोन का जो सीटी नंबर है वो +1000 है, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? अच्छा, एक चीज बस रह गई है, वो आपको मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, नेक्स्ट फिर कल देखेंगे स्लाइस थिकनेस। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही थी कि हमने स्लाइस थिकनेस इस तरह से लेनी है। स्लाइस थिकनेस हम कम ले रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं, इसके साथ रिलेट करते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन को। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? ये मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है कि जो चीजें आपने पहले से पढ़ी होती है वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो स्पेशल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है? सेम टिश्यूज है या फिर डिफरेंट टिश्यूज है, ठीक है, उनको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यही आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसको इतना हाई रखना है कि आपके पास एक प्रॉपर या आपके पास एक अच्छा इमेज आए। तो सीटी के लिहाज से अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन का स्लाइस थिकनेस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। किस तरह से? स्पेशल रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्लाइस थिकनेस। अगर हम स्लाइस थिकनेस को कम कर दें तो
स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन एक इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी कि अगर हम उससे भी कम करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो और इंक्रीज नहीं होगी। तो जब वो इंक्रीज नहीं होगी तो ऐसे लगेगा कि वो कम हो रही है। डेफिनेटली एक चीज की एक हद होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर देना है, आपको मैं जबरदस्ती 1 घंटा पढ़ाऊं, उसके बाद कहूँ नहीं मैंने अगला 1 घंटा ही पढ़ाना है। पहले जब आपने सुनना स्टार्ट किया था, पहले घंटे में, पहले 10-15 मिनट, आपका जो स्पीकिंग पावर थी या यहाँ पे जो इंटेंशन थी, ठीक है, यहाँ पे बैठने की आपकी जो भी एक्टिविटी आप कह लें, वो क्या थी, हाई थी। मुझे लगा बच्चे जो है वो मेरे साथ बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, ठीक है, मैं चलो इस क्लास को ना और आगे बढ़ा लूं, आज 2 घंटे की क्लास ले लूं। फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ठीक है, आपकी जो पहले वाली वो थी सारी इंटेंसिटी वो खत्म होना शुरू हो गई, और एट द एंड क्या सोचना शुरू हो गया कि मैडम कब जान छोड़ेगी, कब ये लेक्चर खत्म होगा, इतना लंबा हो गया। तो यहाँ पे भी यही रिलेशन है कि पहले जब हम उसको कम कर रहे हैं, ठीक है, तो रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब हम उसको एक हद तक कम कर लेंगे उसके बाद रेजोल्यूशन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर थिनर स्लाइस है रेजोल्यूशन हाई है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्लाइस थिकनेस है वो 1 से 10 mm, मोस्ट जो आपके पास आप ये कह लें कि अप्रोप्रिएट जो थिकनेस है वो 1 से 10 mm की है। अगर हम 10 mm से बड़े स्लाइसेस लेंगे तो वो भी इतने अच्छे नहीं है, अगर हम 1 mm से छोटे स्लाइसेस लेंगे तो भी वो इतने अच्छे नहीं। इवन के अगर आपने ऑर्बिट का स्कैन करना है या आई का भी करना है, इससे छोटा ऑर्गन तो नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आपके लिए 1 mm का स्लाइस जो है वो काफी है। लेकिन आप इस 1 mm के स्लाइस की रिकंस्ट्रक्शन करके 0.5 mm का स्लाइस भी बना सकते हैं, लेकिन आपने जो बेस एक्सियल स्लाइस लिया वो आपने 1 mm पे लिया। अगर आप उसको उस जगह पे हम कहें कि नहीं 0.25 mm जो मैंने बाद में रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं यहीं पे ले लूं, आपने क्या किया, स्कैन टाइम इंक्रीज कर दिया, पेशेंट की डोज भी इंक्रीज कर दी और साथ में रेजोल्यूशन भी कम हो गई। समझ आइए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक एग्जांपल डाली है कि हम यूजुअली जो है वो आई के लिए 2 mm का स्लाइस जो है वो लेते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर बहुत ही कोई माइनर पैथोलॉजी है तो आप उसको 1 पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो 2 mm का स्लाइस जो है वो एफिशिएंट होता है किसके लिए, आई या फिर ऑर्बिट के लिए। और अगर एब्डोमेन के अगर एग्जांपल लें या हम चेस्ट के एग्जांपल लें या हम पेल्विस की लें तो हम वहां पे 5 mm या फिर 10 mm के स्लाइसेस लेते हैं और वो आपके लिए काफी होता है। अब ये नहीं कि आपने एब्डोमेन में 2 mm के लेना शुरू कर दिए, क्या होगा, वो जो, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रही हूँ कि वो जो आपने एक पूरा स्कैन जो 1 मिनट में कंप्लीट करना था, अगर आप 10 mm के ले रहे हैं तो अगर आप वहां पे 2 के लोगे तो वो कितने टाइम, कितना टाइम इंक्रीज होगा, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो रेडिएशन डोज आपने पेशेंट को दी थी वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी, लेकिन एट द रिजल्ट आपके पास क्या, वो तो सेम ही है। रिकंस्ट्रक्शन से आप उस 10 mm को 2 mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लगा है कि एक जगह पे पैथोलॉजी है और वो छोटी है तो वहां पे स्लाइसेस जो है मुझे ज्यादा लेने चाहिए, तो आप उतने एरिया को रिकंस्ट्रक्शन कर लें और उसकी 10 mm की आप इमेजेस बना लें, स्लाइसेस बना लें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट फिर जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं।